का पहला चैप्टर भोजन ये कहाँ से आता है, इसे पूरा हमने पढ़ा था, इसे डिस्कस किया था। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर भोजन की घटक उन्हें डिस्कस करेंगे। देखिए पिछले जो अध्याय था उसमें हमने खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी। इसमें ये देखा था कि हमारे दोस्त वगैरह जो हैं वो दिन भर में क्या खाते हैं, उनका पूरा क्या रूटीन है, दूसरे राज्यों में कौन सी वहाँ की फेमस डिशेज़ हैं, ठीक है, अलग अलग जो है उनके कौन कौन से पौधों के कौन कौन से भाग खाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का और व्यंजनों के बारे में भी हमने देखा था कि अलग अलग राज्यों में कौन कौन से व्यंजन बनते हैं, ठीक है, उन्हें हमने बताया था। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पहले वाले जो चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस की थी। इस वाले चैप्टर में क्या है, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि एक भोजन तैयार किया है जिसमें चपाती, दाल, बैगन और बैगन का भरता वगैरह यूज़ हुआ। दूसरे में क्या है, चावल, सांभर, भिंडी हो सकती है। इसी तरीके से अन्य है जैसे उपम, मछली या सब्जियाँ हो सकती हैं। तो ऐसे ही भोजन अलग अलग कच्ची सामग्रियों से मिला करके, विभिन्न सामग्रियों से मिला करके पूरा भोजन तैयार किया जाता है, वो भी अलग अलग प्रकार का। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पे है कि पहला जो क्रियाकलाप है उसके अनुसार यही है कि इसके अनुसार हमारे आहार में अन्न से बना हुआ यानी अनाज की कोई एक व्यंजन होगी, जैसे रोटी या चावल में से कुछ हो जाएगा, इसके साथ दाल या मांस या फिर कोई और व्यंजन और सब्जी हो जाएगी, ठीक है, सलाद, अचार भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आहार में इस तरह के व्यंजन नहीं ले पाते, क्योंकि कभी जैसे कि हम कोई जॉब पे हों या किसी सफ़र मतलब ट्रैवलिंग पे अगर गए हैं तो वहाँ पे ये पूरी जो हमारा जो एक डाइट था या एक टेस्टी डाइट थी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम नहीं ले पाते हैं क्योंकि वहाँ पे इतनी चीज़ें वैरायटीज़ उपलब्ध नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए हमने मतलब कि जॉब पे हम गए, ठीक है, तो हम लंच वगैरह नहीं लेकर गए थे, तो हमने बाहर जाके जंक फूड खा लिया, ठीक। तो इस तरीके से क्या है कि कभी कभी ये सारी चीज़ें व्यंजन की जो ये पूरा सिस्टम हमने बनाया था ये नहीं हो पाता है। तो हमारे शरीर के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है संतुलित आहार का होना, यानी कि हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जितने भी सारे जो पोषक तत्व हैं उनका प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सभी पोषक तत्व शामिल हों ऐसा हमारा आहार होना चाहिए, संतुलित आहार। वो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए चाहे हम जहाँ भी हों इसी तरीके की हम डाइट लें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है कुछ ऐसे क्षेत्र हैं सारणी में कि विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में कुछ सामान्य भोजन दिखाए गए हैं, ठीक है, कि अलग अलग क्षेत्रों में और उनके जो वहाँ के जो फेमस डिशेज़ हैं वो क्या क्या हैं। जैसे कि है पंजाब में अन्न यानी अनाज का जो व्यंजन है वो मक्के की रोटी हो जाएगी। दाल या मांस का जो व्यंजन है उसमें राजमा, सब्जियों में सरसों का साग। अन्य व्यंजन जो होंगे जो अलग से जो चीज़ बच रही होंगी इसमें दही और घी हो जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश की जो है अन्य अनाज में चावल मुख्यतः यूज़ होता है। दाल मांस का जो व्यंजन है उसमें अरहर की दाल और रसम यूज़ होती है। सब्जियों में कुंदरू की सब्जी और अन्य व्यंजन में मट्ठा, घी और अचार। इसी तरीके से हम कह सकते हैं जैसे कि राजस्थान जो है, राजस्थान में जैसे दाल बाटी चूरमा वहाँ का मुख्य जो है भोजन है, ठीक है। और उसके बाद मावा मालपुआ है और जो है हल्दी का साग, अगर सब्जियों में देखा जाए तो हल्दी का साग हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अन्य व्यंजन में अगर देखा जाए तो वहाँ की जो सबसे मशहूर मिठाई है जिसे घेवर कहते हैं वो, और बीकानेरी रसगुल्ला भी वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो राजस्थान की हो गई। इसी तरीके से केरल है, केरल का जो जो अनाज वाला जो वहाँ का व्यंजन होगा वो चावल हो जाएगा। वेज स्टू यूज़ किया जाता है, टैपियोका भी वहाँ खाया जाता है और लजीज करी भी यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कुछ राज्य और कुछ क्षेत्र के बारे में हमने देखा कि वहाँ का अन्य और वहाँ का अन्य व्यंजन, दाल व्यंजन, सब्जियाँ और जो अदर व्यंजन्स थे उनके बारे में देखा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि भोजन, जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो भोजन प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, मतलब विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो हमारी अगली हेडिंग में यही है कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना हुआ है। ये तो हमें पता ही है कि अगर हम एक सब्ज़ी भी बना रहे हैं तो उसमें कई सारे हम व्यंजनों का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए हम एक सब्ज़ी है तो इसमें एक ही सब्ज़ी नहीं होगी, हरी सब्ज़ी होगी और उसके साथ आलू भी यूज़ किया जाएगा, टमाटर भी यूज़ किया जाएगा, धनिया भी यूज़ की जाएगी, मिर्चा भी यूज़ किया जाएगा, मसाले भी यूज़ किए जाएंगे, तेल भी यूज़ किया जाएगा। तो यही है कि अगर हम एक व्यंजन बना रहे हैं तो उसमें एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री बना सकते हैं, ठीक है। और ये सामग्री हमें पादपों से भी प्राप्त होती है और जंतुओं से भी प्राप्त होती है, ठीक। तो यहाँ पे जो मेनली ये जो सामग्री हमने यूज़ की है इसमें जो संगठक होता है वो पोषक तत्वों से, ये जो इन सभी कच्ची सामग्रियों का जो घटक है वो उन्हें हम पोषक कहते हैं, ठीक है। अब ये इनमें मुख्य पोषक कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन, खनिज लवण है, और इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश यानी फाइबर्स और जल भी शामिल होते हैं। तो एक बैलेंस डाइट, संतुलित आहार के लिए इन सभी पोषक तत्वों का उस आहार में, उस भोजन में होना ज़रूरी है, ठीक है। वही हमारी शरीर के लिए एक संतुलित आहार जो है वो सबसे ज़्यादा लाभदायक है।
अब यहाँ पे है कि जैसे कि यहाँ पे कि कुछ ऐसी सामग्री हैं, अगर हम कोई ऐसी कच्ची सामग्री हैं उनमें पोषक तत्व जो अभी हमने देखे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन वगैरह ये उपस्थित हैं या नहीं हैं, या फिर जो है एक या अधिक जो है एक ही कच्ची सामग्री में एक से ज़्यादा पोषक तत्व उपस्थित है, तो इन्हें हम कैसे जान सकते हैं? तो इनका हम क्या करेंगे, इन कच्ची जो पदार्थ थे, सामग्रियाँ थी, इनका हम परीक्षण करके ये जान सकते हैं कि किसमें क्या चीज़, कौन सा पोषक तत्व पाया जा रहा है और एक चीज़ में कितने पोषक तत्व पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है हम परीक्षण करेंगे। अब यहाँ पे परीक्षण की अगर बात की जाए तो 3 चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इनका परीक्षण बहुत ही आसानी से हो सकता है और इन परीक्षणों के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो हमारे पास जो केमिकल है वो है आयोडीन का यूज़ किया जाता है, कॉपर सल्फेट का और कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हमें ये परीक्षण करना है तो इन सारे इंडिकेटर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद अब कच्ची सामग्रियां वगैरह उनको लेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि इन जो इंडिकेटर्स थे इनकी क्या है, इनका सॉल्यूशन ज़रूरी है। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है तो हम इसका सॉल्यूशन बना भी सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश भी की गई है कि आयोडीन का अगर हमें डाइल्यूट यानी तनु विलयन अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें जल की एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, क्योंकि पूरे परीक्षण में हमें एक टेस्ट ट्यूब भी चाहिए होगी और एक ड्रॉपर भी चाहिए होगा। ठीक है, बाकी जो केमिकल्स थे वो तो चाहिए ही चाहिए, साथ में ये दोनों भी। तो आयोडीन का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन था उसमें जल से आधी जो टेस्ट ट्यूब होगी, परख नली जो होगी वो आधी भरी होगी, उसमें कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला देंगे और वो हमारा तनु विलयन आयोडीन का बन जाएगा। फिर है कॉपर सल्फेट विलयन। कॉपर सल्फेट विलयन में हमें क्या करना है, 100 मिलीलीटर जल लेना है, उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को घोल देना है। कॉपर सल्फेट का जो है विलयन मिल गया। ठीक है, 100 मिलीलीटर जो है वो जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा अगर हम घोल देंगे तो हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा का विलयन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे है कि जैसे कि दिया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, अब हम अगर परीक्षण हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की अगर जो है ये देखना है कि किस कच्ची सामग्री में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है, तो उसमें हम कई तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे है कि मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो हमारे हैं वो है मंड और शर्करा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं लेकिन मुख्यतः जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं वो मंड और शर्करा होते हैं। तो यहाँ पे जो हम जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो सबसे पहला हमारा एक्सपेरिमेंट होगा वो होगा मंड का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो क्रियाकलाप 2 में मंड के लिए परीक्षण तैयार किया गया। मंड के लिए परीक्षण में देखिए होगा क्या, इसमें क्या है कि इसमें देखिए परीक्षण में है कि पहले हमने कच्ची सामग्री ली, उसमें थोड़ी मात्रा में हमने ले ली, उसमें हमने तनु डाइल्यूट सॉल्यूशन जो हमने आयोडीन का मिलाया था, यानी कि मंड का जब भी हम परीक्षण करेंगे तो हमें जो केमिकल की इंडिकेटर की ज़रूरत होगी वो हमारा आयोडीन सॉल्यूशन होगा। आयोडीन विलयन की हमने 2-3 बूंदें उसमें डाली। खाद्य पदार्थों का रंग, मतलब इसका अगर हमें ये पता करना है कि मंड उपस्थित है उस कच्ची सामग्री में, तो आयोडीन की 2-3 बूंद डालने पर अगर उसका कलर जो है वो नीला और काला हो जा रहा है तो इसका मतलब यही होगा कि इसमें मंड यानी स्टार्च उस पदार्थ में उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 2 बच्चे दिख रहे हैं इन्होंने मंड का परीक्षण यही किया और क्या उन्होंने लिया, आलू लिया, और आलू में उन्होंने मंड का परीक्षण किया है। तो उसमें स्टार्च को चेक करने के लिए आयोडीन की 2-3 बूंद जब उन्होंने डाली तो जो आलू जो था उसका रंग कैसा पड़ गया, काला पड़ गया। या तो नीला पड़ जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ये क्या था, हमारा मंड का जो परीक्षण जो था वो पूरा हो गया। प्रोटीन का परीक्षण, प्रोटीन के परीक्षण के लिए मेनली हमें क्या करना है कि खाद्य पदार्थ, पहले तो हमें इसमें खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा ले लेनी है। उसके बाद अगर खाद्य पदार्थ हमारा ठोस फॉर्म में है, ठीक है, तो उसका हम चूर्ण बना लेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे। खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी सामग्री को हम ले करके उसको परीख नली में डाल देंगे, टेस्ट ट्यूब जो थी उसमें डाल करके उसमें 10 बूंद जो है जल की डाल करके उसका पेस्ट बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये इतना हमारा पेस्ट तो बन गया, ये कब, जब हमें प्रोटीन ठोस रूप में अगर हमें मिल रही है। फिर है अब ड्रॉपर की सहायता से, जो हमने ड्रॉपर लिया था उसकी सहायता से परख नली में हमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डालेंगे और 10 बूंद हम जो है कास्टिक सोडा विलयन जो है उसकी डालेंगे। ऐसा करने पर अगर जो हमने कच्ची सामग्री का जो पाउडर वगैरह लिया था अगर उसका रंग बैगनी कलर का आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें प्रोटीन की उपस्थिति है। वो जो कच्ची सामग्री हमने ली थी उसमें प्रोटीन की उपस्थिति है। तो अगर नहीं है तो वो स्टेन नहीं देगा, बैगनी कलर का अगर वो स्टेन नहीं दे रहा है तो इसका मतलब प्रोटीन की उपस्थिति नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ, प्रोटीन का एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, वसा के लिए जो परीक्षण है ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा ले लेंगे और हम कागज़ या फिर कोई टिश्यू पेपर ले लेंगे, उसमें हम खाद्य पदार्थ को उसमें लपेटेंगे। उसके बाद उसको हम थोड़ी मतलब कि उसको जो है थोड़ा सा कूटेंगे, इतना कूटेंगे कि कागज़ फटे ना।
फिर उसके बाद उस कागज़ को जो हम खोल देंगे तो हमें कुछ ड्रॉप्स दिखेंगे, मतलब कि पानी के धब्बे जैसे दिखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली बात यह है कि हो सकता है कि वो जो हमने पदार्थ लिया था उसमें पानी हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कागज़ को खोल करके रख देंगे, वो सूख जाएगा। अगर पानी होगा तो वो सूख करके उड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अगर उसमें वसा होगी यानी फैट होगी तो क्या होगा, उसमें धब्बे तेल के दिखेंगे, ठीक है। अगर तेल के धब्बे दिख रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो कच्ची सामग्री है उसमें वसा उपस्थित है। अब यहाँ पे दिया गया है कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, उसमें उपस्थित पोषक कौन कौन से हो सकते हैं। खाद्य पदार्थ में जैसे है कच्चा आलू, ठीक है, कच्चा आलू है, इसमें क्या होगा, मंड होगा, स्टार्च होगा। दूध में प्रोटीन होती है और मूंगफली में वसा होती है। बिना पका चावल, चावल में तो स्टार्च ही होता है, जो पका हो चाहे बिना पका हो। सूखा नारियल जो होगा इसमें क्या होगा कि वसा होगी, ठीक है। बिना पकी अरहर में प्रोटीन होगी, पकी हुई में भी। किसी सब्जी का टुकड़ा या फिर कोई फल अगर मिलेगा तो इन सब में जो है ज़्यादातर खनिज लवण और जो है विटामिन मिलते हैं। उबला अंडा जो होता है इसमें मेनली प्रोटीन में होती है, ठीक है। उबले अंडे का जो सफ़ेद भाग जो होता है वो उसमें क्या होती है, वो प्रोटीन होता है, ठीक। तो ये जो था कि खाद्य पदार्थ दिए गए उसमें कौन कौन से जो है पदार्थ सम्मिलित थे ये बताया गया था। और यहाँ पे ठीक है, तो ये जो है इसका ये पूरी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जैसे कि हम 3 पोषक पदार्थ जो हमने देखे थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, और जो है इन खाद्य पदार्थों का हमने परीक्षण किया था। विटामिन, इन तीनों का तो हमने परीक्षण कर लिया, लेकिन 2 चीज़ अभी बाकी हैं, विटामिन और खनिज लवण, ठीक है। ये भी हमारे खाद्य पदार्थों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ तक कि परीक्षण वाला तो पूरा पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट है कि विभिन्न पोषक हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। विभिन्न पोषक पदार्थ जो हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, इनका हमें देखना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है जैसे कि यहाँ पे है, अभी पोषक पदार्थ हमने देखे थे, कार्बोहाइड्रेट था, वसा था, प्रोटीन थी, विटामिन्स थे, ठीक है, लवण थे, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो पोषक पदार्थ जो है वो हमारे शरीर के लिए क्या फ़ायदेमंद है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, और जो वसा होती है वो भी ऊर्जा प्रदान करती है, लेकिन जो वसा होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। तो वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होती है। लेकिन रिसेंटली जो हमें ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और जब बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क होता है तब वसा की जो ऊर्जा होती है उसका यूज़ किया जाता है। तो कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत दिए गए हैं, देखिए क्या है, बाजरा है, चावल है, गेहूं है, शकरकंद है, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं, ठीक है। और इसके साथ हैं कि जो वसा है उसके कुछ पादप स्रोत भी दिए गए हैं और जंतु स्रोत भी दिए गए हैं। पादप स्रोत में मूंगफली है, तिल है, गिरी है, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल और सोयाबीन का तेल, ये पादप से प्राप्त होने वाले जो है वसा युक्त खाद्य पदार्थ हो गए। और जो जानवरों से यानी जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनमें मांस हो गया, मछली हो गई, अंडे हो गए, दूध, क्रीम, मक्खन, घी, ये सब किससे प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन के पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है। प्रोटीन पादपों और जंतुओं दोनों से प्राप्त होती है। पादपों से प्राप्त होने वाली जैसे मटर, चना, मूंग और जो है दाल, राजमा, सोयाबीन, इन सब से जो है ये जो पादप प्रोडक्ट हैं इनसे प्राप्त जो है प्रोटीन होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो जंतुओं से प्राप्त होने वाली जो सामग्रियाँ हैं उनसे जो है कौन कौन किससे किससे जो है हमें प्रोटीन मिलती है, जैसे है पनीर, मछली, मांस, दूध और अंडा, ठीक है। तो ये प्रोटीन के कुछ स्रोत थे जो कि पादपों से भी प्राप्त हो रहे थे और जंतुओं से भी प्राप्त हो रहे थे। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हमें मेनली ये देखना है, ये तो हमने स्रोत तो देख लिया प्रोटीन का, लेकिन प्रोटीन यूज़ क्या होता है, इसका हमारे शरीर के लिए क्या फ़ायदा है ये देखते हैं। कि प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए ये आवश्यक होती है, ठीक। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। मेनली शरीर की जो वृद्धि हो रही है उसकी जो तोड़फोड़ को जो मरम्मत मेनली करने का काम जो होता है वो कौन करता है, प्रोटीन करता है। इसके साथ ही विटामिन है। विटामिन जो होता है वो रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, जैसे हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी ये सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे यहाँ पे है विटामिन ए, विटामिन बी, सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इनके नाम है। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो समूह में पाए जाते हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसमें B1, B2, B3, B12 ये सारे आते हैं, ठीक है।
हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे विटामिनों के बारे में एक बात कही गई है कि ये इसकी बहुत ही कम मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है। कहने का मतलब है कि अगर विटामिनों की जो जितनी मात्रा अल्प मात्रा चाहिए होगी, इससे कम होगा तो भी डिजीज़, इससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तब भी बीमारी हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे विटामिन ए जो है वो हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए मेनली त्वचा और आंखों के लिए हो जाएगा। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, इसलिए इसे हम एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। विटामिन डी जो होता है वो हमारी अस्थियों और दांतों के लिए लाभदायक होता है। और ये कैल्शियम जो हमारा मिनरल है, खनिज लवण है, इसका उपयोग हमारे शरीर में उपयोग इसका यूज़ करने में हमारे शरीर की मदद करता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम ज़रा सा स्रोत देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ विटामिन के स्रोत दिए गए हैं। जैसे है, पहला है विटामिन ए। विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं आम, गाजर, पपीता। विटामिन बी के मुख्य स्रोत हैं यकृत, गेहूं और चावल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि इसमें विटामिन सी जो है इसके मुख्य स्रोत में है संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला। तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत जो होते हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें मेनली होता है। तो ये हो गया हमारे विटामिन के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पे खनिज लवण बाकी है। ठीक है। पहले यहाँ पिक्चर्स देखते हैं, उसके बाद नीचे चलते हैं। पिक्चर्स में है जैसे आयोडीन के कुछ स्रोत, आयोडीन वगैरह ये सारे किस में आ रहे हैं, खनिज लवण में आ रहे हैं। तो पहले आयोडीन के कुछ स्रोत में कि आयोडीन किससे किससे मिल रहा है, जैसे नमक में है, मछली में है, केकड़े में है, ठीक है, अदरक में है, पालक में है। तो ये आयोडीन के स्रोत हो गए। फास्फोरस का स्रोत, फास्फोरस भी एक जो है खनिज लवण है। ठीक है। इसके स्रोत में दूध होगा, केला होगा, अजवाइन वगैरह होगी। ठीक है। लौह के कुछ स्रोत, लौह के स्रोत में यानी कि जो लौह तत्व होते हैं, जैसे कि आयरन, आयरन हमारी बॉडी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। अब ये जो आयरन खनिज लवण है, मिनरल है, ये किससे प्राप्त होगा, तो लिवर से होगा, और जो है नाशपाती से होगा, सेब से होगा, पालक से होगा। ठीक है। कैल्शियम के लिए कुछ स्रोत हैं दूध और अंडा, ये कैल्शियम के लिए स्रोत दे दिए गए। अब यहाँ पे हम ज़रा देख लें एक बार कि खनिज लवणों के लिए क्या दिया गया है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। यहाँ पे देखिए जैसे विटामिन में बात की गई थी कि उनकी अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है, उसी तरीके से जो खनिज लवण होते हैं इनकी भी हमें किसी अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है। इससे कम या इससे ज़्यादा अगर होंगे तो बीमारी होगी। ठीक है। तो शरीर की उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक होता है। उचित विकास और अच्छा स्वास्थ्य अगर रखना है तो जो है खनिज लवण जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है। यहाँ पे जो खनिज लवण जो थे उनके बारे में तो हो गया, लेकिन अब हमने दो चीज़ पढ़ी, विटामिन के बारे में पढ़ा, खनिज लवण के बारे में पढ़ा, और पीछे हमने एक्सपेरिमेंट किए थे वह सब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। अब जो लास्ट बच रहा था वो था हमारा जो रेशेदार जो पदार्थ थे। ठीक है। वो आहारी रेशे और जल। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे, जिन्हें हम वृक्षांश भी कहते हैं, उनकी आवश्यकता होती है और जल की भी आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये जो रेशे जिनको हम वृक्षांश कह रहे हैं, ये हमारे जो है खाने में मुख्यतः ये किससे प्राप्त होते हैं, ये वृक्षांश पादप उत्पाद जो होते हैं उनसे मिलने मिलते हैं। अब वो उनके पादप उत्पाद जो हैं उनके मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो फाइबर्स हैं, वृक्षांश हैं, ये किनसे प्राप्त होंगे, तो जैसे कि है साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल, सब्जियां, इन सब से हमें जो वृक्षांश या फाइबर्स होते हैं ये मिलते हैं। ठीक है। इनका काम क्या होता है, वृक्षांश हमारे शरीर को पोषक प्रदान नहीं, कोई एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे भोजन के लिए एक आवश्यक अवयव है, क्योंकि इनका मेन काम जो होता है, पहली बात तो ये आयतन को बढ़ा देते हैं, दूसरा वृक्षांश बिना पचे हुए जो हमारा अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम फाइबर्स करते हैं। ठीक है। तो फाइबर्स के यहाँ पे जो स्रोत थे और फाइबर्स का काम क्या था, उन्हें वृक्षांश कहा जा रहा था। ये तीनों पॉइंट ही बहुत ही ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जल। जल की क्या आवश्यकता है। अब जैसे जल है उसमें उपस्थित पोषकों को मेनली जो जल होता है वो जल भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करने में हमारे शरीर की जो है सहायता करता है। ठीक है। जैसे कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे मूत्र है, पसीना है, उसको शरीर से बाहर निकालने में ये मदद करता है, और साथ ही साथ हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है हमें वो उन वस्तुओं से प्राप्त हो जाता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल है, दूध है, चाय है। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम भोजन जब पकाते हैं तो उसमें हम जल का यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे पेय पदार्थ ले लेते हैं, जूस वगैरह पी लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमारे अधिकांश जल की जो है पूर्ति होती है वो इसी से ही हो जाती है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमारा दिया गया है वो है क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप 3 में बस इतना कहा गया है कि क्या वाकई में जो जल होता है, जो हम लोग भोजन के रूप में जो चीज़ें ले रहे हैं या कच्चे पदार्थ जो हमने कच्ची सामग्री ली है, क्या उसमें भी
पानी होता है। तो इसके लिए यही क्रियाकलाप में कहा कि आप टमाटर काट के देख लीजिए या कुछ कच्ची सब्जियां जो हैं उन्हें काट करके देखिए। अगर आपका हाथ गीला हो रहा है, ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा कि जो है इसमें जल उपलब्ध होगा, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी, हमारे शरीर में जो है जल की पूर्ति करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे फल भी होते हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा जल की मात्रा होती है, जो हमारी शरीर की जल की पूर्ति करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्रियाकलाप 3 हो गया। उसके बाद अब जो हमारा मेन पॉइंट है वो है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? ऐसा आहार, ऐसा भोजन जिसमें जितने ये जो अभी हमने पोषक तत्व पढ़े थे वो सब अपनी संतुलित मात्रा में अगर मौजूद हैं तो वही आहार कैसा कहलाएगा? संतुलित आहार कहलाएगा। उन जो पोषक तत्व थे यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन, इनके अलावा भी अगर वृक्षांश और जल का भी होना संतुलित आहार के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि जैसे कि यहाँ पे है कि दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध, ये सारी जो सब्जियां हैं, ठीक है, इस प्रकार के अन्य भोजन जैसे उपलब्ध सब्जियां और ये सारी जो मूंगफली, दालें वगैरह जो थी, इसी प्रकार के अन्य भोजन जो होते हैं वो कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है अगर उसके पास जो है मतलब वो कम व्यय करके भी पूरा बैलेंस डाइट वो ले सकता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे भी कच्चे पदार्थ हैं जिनमें लगभग ज़्यादातर जितने पोषक तत्व उसमें एक ही में ही 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व मिल सकते हैं। तो कम व्यय में, अल्प व्यय में पूरा जो है बैलेंस डाइट हमें मिल सकती है। अब यहाँ पे मेनली ये है कि उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उचित तरीके से पकाना भी। मतलब कहने का हमने उचित प्रकार का भोजन तो कर लिया, लेकिन अगर वो सही तरीके से बना नहीं है तभी भी वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर वो सही तरीके से बना नहीं है तो मेनली उसके जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका सही तरीके से बनना भी ज़रूरी। अभी जैसे यहाँ पे दिया गया है कि फल और सब्जी है, ठीक है, उसका अगर हम छिलका उतार करके अगर हम धोएंगे तो उसके जो विटामिन, उसके जो मिनरल्स हैं वो उसमें कुछ उसकी मात्रा उसकी नष्ट हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे चावल और दाल लिया गया है, इनको भी बार बार अगर हम धोएंगे तो इनमें उपस्थित जो विटामिन या कुछ खनिज लवण जो होंगे वो धुल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि पोषक तत्व अगर हम सही तरीके से हम उन्हें पका नहीं रहे हैं, उनकी पूरी पकाने की प्रोसेस हम सही तरीके से नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो भी वो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे। अभी यहाँ पे जैसे दिया गया है कि पकाने में विटामिन सी जो होती है वो आसानी से गर्मी से नष्ट हो, मतलब विटामिन सी की क्वालिटी ये होती है अगर गर्मी या टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वो ईजिली जो है वो नष्ट हो जाएगी, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे है कि जैसे फैटी वसा युक्त पदार्थ हैं, ठीक है, ये यहाँ पे एक बूझो है, उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि अगर हम, क्योंकि हमें पता है कि वसा से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो हम ये करें कि भाई वसा वाले जो फैटी फूड हैं उनको सबसे ज़्यादा यूज़ कर लें, तो हमारे पास एनर्जी तो है ही, बाकी सारी चीज़ों को लिमिटेड लें, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को अनलिमिटेड लेंगे तो वो नुकसान ही पहुँचाएगी। तो अगर हम वसा को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, उस वसा युक्त पदार्थ हम लेते ही चले जा रहे हैं तो फिर एक चीज़ वो हमारे लिए हानि पहुँचाएगा और वो हमारे शरीर में अत्यधिक मोटापे का कारण बन जाएगा। यानी कि भोजन में वसा की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो वो मोटापे का कारण बनेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पोषक तत्व पढ़े, पोषक तत्व का स्रोत पढ़ा, ठीक है, और फिर उनका एक्सपेरिमेंट किया, और फिर ये भी यहाँ पे हमने जानने की कोशिश की कि अगर पोषक तत्व जो हम जो ले रहे थे संतुलित बैलेंस डाइट में, ठीक है, अगर वो हमें सही तरीके से हमारा अगर भोजन बना नहीं है तो वो पोषक तत्व वैसे भी नष्ट हो जाएंगे, तो वो उस भोजन का कोई मतलब नहीं होगा संतुलित आहार का। फिर यहाँ पे है अभावजन्य रोग, यानी कि अभी जो हम लोग ने पोषक तत्व पढ़े, ठीक है, अगर इनकी कमी हो जाएगी तो किस तरीके के रोग हो जाएंगे। तो या तो अगर एक जो है एक पोषक तत्व की अगर कमी लंबे समय तक होगी तो हम उसे कहेंगे कि व्यक्ति के अंदर उस पदार्थ का या उस पोषक तत्व का अभाव है। लेकिन अगर एक से अधिक अगर हो जाएगी कमी और वो भी लंबे समय तक की, तो वो रोग का कारण बन जाएगी, रोग या विकृतियाँ बन जाएंगी। तो इसी को ही हम अभावजन्य रोग कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है कि अगर प्रोटीन, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले पा रहा है और काफ़ी लंबे समय से वो जो है पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले पा रहा है, तो वो ऐसे कुछ रोगों से ग्रसित होगा जैसे कि उसकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी, चेहरे में सूजन होने लग जाएगी, बालों के रंग उड़ जाएंगे, त्वचा संबंधित बीमारियाँ होंगी और पेचिश हो जाएगी। ये किसकी वजह से? प्रोटीन की मात्रा कम लेने की वजह से या पर्याप्त प्रोटीन ना मिलने की वजह से, ठीक है। और फिर है यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही नहीं मिल रहा है किसी व्यक्ति को आहार में,
तब क्या होगा कि एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे अगर ये चीज़ कि उसको मिल ही नहीं रही है, तो वो उसकी जो वृद्धि होगी वो पूरी तरीके से रुक जाएगी, ठीक है, और वो ऐसा दुबला पतला इतना हो जाएगा कि वो चलने में भी असमर्थ होगा। उसकी बात है विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव। अगर विटामिन और खनिज लवणों की अभाव हो गया, उनकी कमी हो गई, तभी भी बहुत सारी जो है डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है। सभी जितनी भी अभावजन्य रोग हैं उनकी रोकथाम तभी हो सकती है जब हम बैलेंस डाइट लेंगे, संतुलित आहार लेंगे। यहाँ पे हमने स्वयं से ये जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य, मतलब कहने का है कि अलग अलग क्षेत्रों में इतनी विविधता है, फिर भी जो आहार हम ले रहे हैं उनमें पोषक तत्वों का जो वितरण है वो सामान्य ही है। चाहे हम किसी भी तरीके की डिश खा लें, चाहे हम कहीं भी जाके खा लें, जो हमारा पोषक तत्वों का जो वितरण होगा, हमें जो बैलेंस डाइट में चाहिए होगा वो सेम होगा। अगर उससे ज़्यादा होगा तो हमारे लिए वो डिजीज़ का ही कारण बनेगा, ठीक है। तो ये जो वितरण है वो भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति से ही सुनिश्चित होता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने ये देखा अभावजन्य रोग जो थे वो किनकी कमी से हो रहे थे। तो यहाँ पे एक सीरीज़ है जिसमें विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से होने वाले रोग और उनका विकार, विटामिन और खनिज लवणों का ही यहाँ पे जिक्र किया गया है। विटामिन और खनिज में पहला है विटामिन ए। अभावजन्य रोग विटामिन ए की कमी से क्षीणित दृष्टिहीनता यानी आंखों की रोशनी का जो है खत्म हो जाना। लक्षण है कमजोर दृष्टि, आंखों की रोशनी एकदम कम हो जाती है, अंधेरी रात में कम दिखाई देता है, अंधेरी रात में बिल्कुल भी नहीं होता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। मतलब कभी कभी क्या होता है, इसकी शुरुआत हमेशा कम से होती है, उसके बाद धीरे धीरे होकर के पूरी तरीके से बंद हो जाता है। उसके बाद है विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसकी लक्षण क्या है, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी, यानी कि पेशियां एकदम कमज़ोर हो जाती हैं, मसल्स, और जो है ऊर्जा की कमी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। इसमें अस्थियों का मुलायम होकर के मुड़ जाना, अस्थियाँ जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। फिर है कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय होता है, कमज़ोर अस्थियां और जो हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, दांतों का भी क्षरण होने लगता है। आयोडीन यहाँ पे अब खनिज हो गया, और आयोडीन और कैल्शियम दोनों ही खनिज था, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंघा या ग्वेटर हो जाता है। कहने का मतलब है जो हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है, वो गर्दन की जो ग्रंथि होती है थायराइड ग्लैंड, वो फूल जाती है, ठीक है। और बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाती है आयोडीन की कमी से। लौह यानी आयरन की कमी से अरक्तता हो जाती है, एनीमिया, और एनीमिया अगर हुई है खून की कमी तो जाहिर है कमज़ोरी तो होगी, ये इसके लक्षण हैं, ठीक है। तो ये सारी तो हमारा जो चैप्टर था कि भोजन के घटक, कि भोजन में मेनली मुख्य घटक कौन कौन से थे, आखिर जो हम खा रहे हैं उससे हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेनली हमने पोषक तत्व, संतुलित आहार, उनकी कमी से होने वाली वो कहाँ से प्राप्त हो रहे थे, और फिर उसके बाद उनके फ़ायदे क्या थे, क्या फ़ायदे पहुँचा रहे थे, फिर उनकी कमी से होने वाले रोग वगैरह सारी डिस्कस किए। एक बार हम इसकी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। जैसे हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन, खनिज लवण, ये सब है, ठीक है। यहाँ पे है कि पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं, प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, आंखों की रोशनी के लिए, विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, खनिज पूछा गया तो जाहिर सी बात है क्या होगा, कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद है सही गलत देख लेते हैं। सही गलत में क्या है कि केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, गलत है ये बात, ठीक है। और संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, सही। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, ये भी सही है। और शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने में केवल मांस पर्याप्त है, ये गलत है। उसके बाद है रिक्त स्थान, जैसे कि विटामिन डी के अभाव से होता है रिकेट्स, और बेरी नामक रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी हो जाता है, और हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा चैप्टर 2 था भोजन के घटक, वो पूरा हो गया। उसको हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके साथ मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।